हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी मैथ ऑनर्स का जो सिलेबस है वो सब पहले देख चुके हैं। यहाँ पे थ्योरी जो पोर्शन है, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि थ्योरी पोर्शन का भी वीडियो चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं रहेगा तो फिर आपका क्वेश्चंस कैसे होगा। और जैसा कि मैंने सिलेबस में बताया है कि 60% क्वेश्चन जो आते हैं वो आपका थ्योरी पोर्शन से आते हैं और 40% क्वेश्चन न्यूमेरिकल से आते हैं। तो जो कि वहाँ पे मैंने जब क्वेश्चन समझाया है तो उस क्वेश्चन में जितना न्यूमेरिकल का यूज होने वाला था वो सब कुछ समझा दिया है, लेकिन यहाँ पे आपका टोटल आपका जो भी थ्योरी होगा वो सब कुछ यहाँ पे कवर होगा। एक एक टॉपिक, एक एक छोटे छोटे पॉइंट इसमें कवर है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चूँकि आप लोग देखिए कि जो ऑनर्स वाले हैं, मैथ ऑनर्स, बीएससी मैथ ऑनर्स, उनका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस तो पीछे आप देख चुके हैं, लेकिन स्टेट थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर है तो इसमें से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर से आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये बेसिक है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके आपका पूरा फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट अगर मैथ ऑनर्स है तो 60% पोर्शन आपका सिर्फ सेट थ्योरी से बनने वाला है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सेट थ्योरी से आपका टोटल 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो लालजी प्रसाद का बुक है वो आप लोग लीजिएगा, ये इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो चलिए यहाँ पे बता देते हैं कि जो बीएससी मैथ ऑनर्स में है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिलेशन एंड बाइनरी ऑपरेशन से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काउंटेबिलिटी ऑफ सेट से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल हमारा कितना हुआ? टोटल हमारा 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके साथ अब आते हैं हम जनरल या सब्सिडरी वालों को। तो जनरल या सब्सिडरी जिनका भी है मैथ ऑनर्स, मैथ है, तो उनके लिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और सब्जेक्टिव भी आते हैं, ठीक है। चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका अगर जनरल या सब्सिडरी है तो ये चैप्टर बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। साथ में ऑनर्स वाले भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिक ही कंप्लीट नहीं होगा तो आगे कैसे समझ में आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, पूरा थ्योरी यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन सीरीज़ इसका देखें तो क्वेश्चन सीरीज़ आपका पिछले वीडियो में पूरा फर्स्ट चैप्टर का कवर हो चुका है, और उस क्वेश्चन में जितने थ्योरी की ज़रूरत थी वो सब उस क्वेश्चन को बताने के पहले मैंने थ्योरी वहाँ पे बता दिया है। तो आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप एक बार देखेंगे और आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ थ्योरी नहीं पढ़ा तो उसकी वजह से समझ नहीं आएगा। तो उतना क्वेश्चन तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, आप लोग जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, प्ले लिस्ट में होगा। अब चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेट, तो सेट का डिस्कवर किसने किया? यहाँ पे सेट का डिस्कवर मतलब किसने सबसे पहले बताया सेट, या सेट नाम किसने डिस्कवर किया, किसने बताया कि ये सेट है या फिर कुछ भी। तो चलिए यहाँ पे सेट जो है ये किसके द्वारा डिस्कवर किया? तो डिस्कवर बाय ये जॉर्ज कैंटूर नामक एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने 19th सेंचुरी, यहाँ पे 19 के ऊपर ऐसा सी दिया जाता है, इसका मतलब आप क्या पढ़ेंगे? 19th सेंचुरी, ठीक है। तो सेट डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज कैंटूर इन 19th सेंचुरी। क्योंकि ये मेरे ही नोट्स है और मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर किया है, मैंने ये भी ख्याल रखा है कि जो भी यहाँ पे नोट्स हो वो पॉइंट वाइज हो, ऐसा नहीं हो कि बहुत लेंदी हो और आपको समझने में प्रॉब्लम हो। तो एकदम बिल्कुल पॉइंट वाइज नोट्स है और बहुत ही अच्छे नोट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप समझ गए कि जॉर्ज कैंटूर जो थे वो 19th सेंचुरी में यहाँ पे सेट का डिस्कवर किए, ठीक है। यहाँ पे चलिए अब सेट का देखते हैं डिफिनीसन। सेट का डिफिनीसन, तो सेट क्या है? तो सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स, पर्सन्स और थिंग। सेट जो है वो एक सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह है, या फिर किसी व्यक्ति या फिर कुछ नंबर्स ले सकते हैं, उसका समूह है जो डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड हो, ठीक है। वेल डिफाइंड नहीं होगा वो सेट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए हम अगर बोलते हैं कि हमारा मैथ का बुक है तो वो मैथ का ही बुक होना चाहिए, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये मैथ का बुक है या नहीं। जैसे हम एग्जाम्पल के ले सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, तो ये हमारा एक वेल डिफाइंड सेट है। हम ये बता सकते हैं कि कोई भी मतलब स्टूडेंट है तो वो कॉलेज का है, ऐसा एक वेल डिफाइंड है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे लेते हैं जो वेल डिफाइंड नहीं है, जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं कलेक्शन ऑफ एनिमल्स इन वर्ल्ड
ओके, तो यहाँ पे आप लोग ये समझ गए कि सेट का डिफिनीशन और सेट वेल डिफाइंड मीन्स क्या होता है, मतलब बहुत अच्छे से सुपरिभाषित होना चाहिए, उसको आप ये कह सकें कि ये वेल डिफाइंड है। अब एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जो वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे आपने अभी देखा कि वेल डिफाइंड किसे कहते हैं और वेल डिफाइंड का आपने अच्छे से यहाँ पे समझ गए। अब यहाँ पे देखिए वेल डिफाइंड क्या नहीं है। तो वेल डिफाइंड, जैसे अब एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जैसे वेल डिफाइंड अगर किसी भी सेंटेंस में मतलब कुछ भी में एडजेक्टिव लग गया तो वे वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास, आप ये नहीं डिफाइन कर सकते कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो इंटेलिजेंट है और कौन सा स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, आप आपके हिसाब से कोई और स्टूडेंट मतलब इंटेलिजेंट है, किसी और के हिसाब से वो वैरी कर जाएगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड मीन्स होता है मतलब सबके लिए वही सही हो। लेकिन इंटेलिजेंट, गुड, बैड, वेल, ये सब कुछ जो टॉल यहाँ मतलब गुड, बैड, ये सब एडजेक्टिव जो भी है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का एग्जांपल लिया, जैसे वेल डिफाइंड नहीं है। अब कैसे वेल डिफाइंड नहीं है, तो जैसे कोई अगर वर्ल्ड में मतलब किसी स्टूडेंट को हम लेते हैं और वो सबसे अच्छा मतलब सिंगर है, मान लीजिए कि वो गाना गाता है और बहुत अच्छा गाना गाता है, क्लास में सबसे अच्छा गाना गाता है, तो फिर अगर कोई दूसरा स्टूडेंट हो सकता है आपके हिसाब से कोई और अच्छा गाना गाता हो उससे अच्छा, तो ये वैरी कर जाता है कि किसमें मतलब ये टैलेंटेड थिंग्स जो है किसके पास कितना टैलेंट है। और ये मतलब शॉर्ट में आप ये समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव तो आप पढ़े ही होंगे, एडजेक्टिव जिसमें भी लगा होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। वेल डिफाइंड मतलब जिसमें ऑब्जेक्टिव नहीं लगा हो, या फिर कॉमन सेंस से आप ये कर सकते हैं वेल डिफाइंड क्या है, मतलब वो सबके लिए एक ही सेम होना चाहिए। वो मत कोई अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो वो सबके लिए ट्रू होना चाहिए। पर्सन वाइज पर्सन अगर वेरी करता है तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, और फिर हम उसे सेट में नहीं रखेंगे। सेट में उसे ही रखेंगे जो वेल डिफाइंड हो। यहाँ पे शॉर्ट में आप ज़्यादातर सेंटेंसेज ऐसे छांट सकते हैं कि जिसमें भी एडजेक्टिव हो वो समझ लीजिए वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पे सेट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, जो हमारा सेट है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ आपको बताया गया है जब आपका क्वेश्चन का कंसेप्ट बताया जा रहा था, तब आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, यहाँ से पहले देख लीजिए। और उसके एलिमेंट जो है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी और सी। अब यहाँ पे आप देखिए कोई ऐसे लिखता है एक सेट है और जिसमें एलिमेंट है कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, तो ये हमारा बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, हम एलिमेंट सेट का रिप्रेजेंटेशन हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं, इसीलिए ये हमारा गलत होगा। और साथ में एलिमेंट्स उसके जो होते हैं वो यहाँ पे स्मॉल लेटर से करते हैं, तो ये हमारा ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगा, ऐसे करना बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए। उसके बाद हम कुछ नोटेशंस लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो एन से हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या आ जाता है, तो काउंटिंग्स के जितने भी नंबर है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आ जाते हैं, जैसे 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, नेचुरल नंबर में क्या आएगा, 1 to इन्फिनिटी। फिर यहाँ पे होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और इसमें क्या आता है, तो नेचुरल नंबर में +0 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 0 एक लग गया तो ये हमारा होल नंबर हो गया। अब इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं या फिर आई से, जेड से डिनोट कर सकते हैं या आई से। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर। इसको हम 0 +-1 to +-इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर है। उसके बाद यहाँ पे जैसे सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट डिनोट करने के लिए कैपिटल ए इज़ इक्वल टू AEIOU ऐसे हम डिनोट करेंगे। तो ये सब कुछ आपका सिंबल था बेसिक, तो ये आप समझ गए। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे।
तो कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट सिंबल है जो सेट में यूज होते हैं, उसके मतलब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सब कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको अभी तक कुछ नहीं समझ में आया या फिर कोई डाउट है तो प्लीज़ गाइज कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई सून। यहाँ पे देखिए बिलोंग्स टू, ऐसा जब ई लिखते हैं ऐसा यू को पलट के लिखेंगे, उसमें ऐसा एक लाइन दे देंगे, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मीन्स इज एलिमेंट ऑफ। अब एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, स्मॉल ए लेंगे, स्मॉल ए बिलोंग्स टू बी मीन्स ए जो है इज एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, आपको पढ़ने में ये बहुत इजी होगा। इज एलिमेंट ऑफ बी मतलब ए पढ़ेंगे, उसके बाद इज एलिमेंट ऑफ बी। ए बिलोंग्स टू बी दिया हो तो ए इज एलिमेंट ऑफ बी। उसके बाद अगर इसको कट कर दिया जाता है तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, जैसे इक्वल टू ऐसे देते हैं, उसके बाद इसको कट कर देते हैं तो इज नॉट इक्वल टू हो जाता है, वैसे ही ये बिलोंग्स टू और कट करने पर डज नॉट बिलोंग्स टू। और इसका मीनिंग क्या होता है, इज नॉट एलिमेंट ऑफ मीन्स ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, इसको देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 2 3। ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट 2 और 3 है, तो यहाँ पे 2 बिलोंग्स टू ए, तो 2 यहाँ पे इस सेट में बिलोंग करता है तो यस। यहाँ पे 3 बिलोंग्स टू ए, तो 3 इस सेट में बिलोंग्स करता है, यस। फिर यहाँ पे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अगर 4 बिलोंग्स टू ए रहता तो ये गलत हो जाता, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 जो है क्या इस सेट का एलिमेंट है, नहीं है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन लिखकर उसको कट कर दिया जाता है, मतलब 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब यहाँ पे देखिए ऐसा एक लाइन या फिर ऐसा 2 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। तो इस दोनों इसका आई या फिर ऐसे 2 पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको सच दैट पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे इसको हम क्या पढ़ेंगे, सच दैट। फिर यहाँ पे ये दोनों जो डॉट है उसको हम पढ़ेंगे सच दैट। जैसे ए सच दैट बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ए ऐसे है कि बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी लिखकर इसको कट करेंगे, तब इसको पढ़ेंगे फॉर एवरी या फॉर ऑल, मतलब यहाँ पे एक्स ऐसे आप देखिए यहाँ से एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, मतलब इसको फॉर ऑल, मतलब सभी एक्स इज इक्वल टू नेचुरल नंबर के लिए एक्स बिलोंग्स करता है ए से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको ये फॉर ऑल का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब फिर देखिए यहाँ पे ई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, तो गाइस ई का मतलब यहाँ पे ई को पलट के लिख देते हैं, हम सिंपल ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन जब इसको पलट के लिख देते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो जब ये ई है इसको पलट के लिख देते हैं तो इसका मीनिंग होता है देयर एग्जिस्ट, मतलब लागू होता है, तो देयर एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे अगर सिंबल है तो इम्प्लाइज, इसको क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाइज पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, तो गाइज यहाँ पे इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई, यहाँ पे 2 कंसेप्ट आपको साथ में सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका इम्प्लाइज का साइन होगा। आप जैसे यहाँ पे लिखते हैं कुछ, आप इक्वेशन बना रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता रहता है कि ये क्या चीज़ का साइन है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम इम्प्लाइज पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। और यहाँ पे एक्स इम्प्लाइज वाई एग्जाम्पल के लिया हुआ है, अगर यहाँ पे एक्स रहता है यहाँ पे वाई रहता है तो एक्स इम्प्लाइज वाई ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग जो होता है ये है, इफ़ एक्स इज़ ट्रू देन वाई इज़ ट्रू, अगर एक्स ट्रू होगा तो वाई ट्रू होगा, ये इंडिकेट दैट भी इसको पढ़ा जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे एक और साइन आता है ऐसे, और फिर इधर से भी एक एरो रहेगा, इक्वल टू के दोनों तरफ अगर एरो रहता है तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज्ड बाई इसको पढ़ेंगे, मतलब और इसका मीनिंग क्या होता है, तो इफ़ एक्स इज़ ट्रू देन वाई इज़ ट्रू एंड वाई इज़ ट्रू देन एक्स इज़ ट्रू, इसका मीनिंग ये होता है।
अब चलिए हम नेक्स्ट थोड़ा टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ये ऐसे मतलब भी को अगर पलट देते हैं तो इसको और या फिर ऐसे करके एंड पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी को अगर सीधा रखते हैं तो इसको और पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई का कंसेप्ट अभी बताया। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई एक्स, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई वाई, इसका मीनिंग क्या होता है, इफ एक्स इज ट्रू देन वाई इज ट्रू एंड वाई इज ट्रू देन एक्स इज ट्रू। ये आप समझ गए। फिर यहाँ पे एक और सेट है ऐसा नल सेट का, ठीक है। तो यहाँ पे नल सेट का ये सिंबल है और इसका मतलब मीनिंग, इसको फाइव पढ़ते हैं, इसको फाइव पढ़ते हैं। और ये एक नल सेट है, मतलब ये जहाँ पे भी रहेगा समझ लीजिएगा उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट उससे बिलोंग्स नहीं करता है। मतलब हम सिंपली जीरो नहीं लिख के ऐसे फाइव लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर फाइव के बाहर अगर ऐसा मिडिल ब्रैकेट हो, मिडिल ब्रैकेट में चूँकि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी सेट के एलिमेंट को मिडिल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर फाइव के बाहर मिडिल ब्रैकेट हो, मतलब मिडिल ब्रैकेट में अगर फाइव हो तो ये हमारा एक एलिमेंट है, इसमें फाइव ऐसा माना जाता है, ठीक है। ये नहीं समझिएगा कि ब्रैकेट में फाइव है तो ये क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब ये जीरो है, नल सेट है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर ब्रैकेट में फाइव रहता है तो फिर ये हमारा नल सेट नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये समझ के उसके बाद यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखते हैं। तो कितने टाइप से हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, कितने टाइप के मतलब सेट होते हैं। तो चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हम ये पढ़ते हैं कि टू टाइप से एक सेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, मतलब एक सेट को रिप्रेजेंट करने की मेरे पास दो तरीके हैं, हमारे पास दो तरीके हैं एक सेट को रिप्रेजेंट करने के। तो कौन कौन से वो तरीके हैं उसके बारे में हम डिटेल यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट जो है वो टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, कैसे लिखते हैं सेट को। तो वी राइट द एलिमेंट ऑफ ए सेट इन मिडिल ब्रैकेट ऑन इंटरवल ऑफ कोमास। मतलब टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में हम सेट को कैसे लिखते हैं, तो हम इसको मिडिल ब्रैकेट तो आपने पढ़ा ही होगा, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट हो गया और ये आपका मिडिल ब्रैकेट हो गया, मिडिल ब्रैकेट, और ये आपका बिग ब्रैकेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट में हम इसमें सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में हम कौन से ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो मिडिल ब्रैकेट का यूज करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे डिफिनीशन अगर आप याद करते हैं जो कि एक लाइन का है, आपको याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया कि इस नोट्स को मैंने खुद तैयार किया और बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको शॉर्ट में मैंने सब कुछ नोट डाउन किया है, तो आप लोग को थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सिर्फ यहाँ पे से सेट भी पढ़ लेंगे तो उसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आप चाहे तो नोट्स प्रेफर कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए जो है ए एक सेट है, तो यहाँ पे इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया गया और उसके एलिमेंट को देखिए यहाँ पे स्मॉल लेटर से डिनोट किया गया है। और चूंकि ये टेबुलर फॉर्म में है तो यहाँ पे एक मिडिल ब्रैकेट दोनों तरफ लगा हुआ है और उसके साथ साथ कोमास भी लगा हुआ है ताकि एलिमेंट को अलग अलग रिप्रेजेंट किया जाए। अगर यहाँ पे एम और एन के बीच कोमा नहीं रहता है तो एम एन एक एलिमेंट माना जाएगा, ना कि एम और एन दो एलिमेंट माना जाएगा। तो यहाँ पे ये सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज करते हैं। अब देखिए बी एक ऐसा सेट है जिसमें राम, श्याम और हरी जो है इसका एलिमेंट है और यहाँ पे देखिए मिडिल ब्रैकेट लगा हुआ है, कोमा लगा हुआ है और बी बड़ा लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सी देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 दिया हुआ है जिसके बीच कोमा लगा हुआ है और मिडिल ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। फिर अब देखिए सेट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, तो सेकेंड फॉर्म जो होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है। मतलब फर्स्ट आपका क्या होता है यहाँ पे रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म कह सकते हैं और सेकेंड जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर मीन्स आप इससे समझ सकते हैं यहाँ पे कुछ डिफिनीशन टाइप का बिल्ड किया गया है, मतलब उसके प्रॉपर्टीज़ के बेस पे आप यहाँ पे बिल्ड करेंगे उस सेट को। तो आप इससे समझ लीजिएगा रोस्टर फॉर्म और फिर बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में किसी भी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उसका कुछ यहाँ पे डिफिनीशन टाइप का बनाया गया है, बिल्ड किया गया है।
ठीक है। तो चलिए इसका डिफिनीशन देखते हैं, फिर हम एग्जांपल से समझेंगे। तो इसका डिफिनीशन क्या है, वी राइट द एलिमेंट ऑफ ए सेट बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज इन मिडिल ब्रैकेट। मतलब आप चाहे कहीं भी सेट लिखो, किसी भी फॉर्म में लिखो, आपको मिडिल ब्रैकेट तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे कहीं भी स्मॉल ब्रैकेट का यूज नहीं होता और फिर यहाँ पे बिग ब्रैकेट का यूज नहीं होता किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। हाँ, सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कभी हम स्मॉल ब्रैकेट जो होता है उसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी को अगर लिखना हो मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं तो ए बी विथ स्मॉल ब्रैकेट ये आपका एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे स्मॉल ब्रैकेट का यूज होता है उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसमें बीच में हम यूज करते हैं, लेकिन मिडिल ब्रैकेट मस्ट नेसेसरी है। आप अगर मिडिल ब्रैकेट नहीं रहता है तो वो कैसे समझेंगे कि वो सेट है। ठीक है, तो सेट को आपको हमेशा मिडिल ब्रैकेट आप ये नोट करने की तो ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऐसे भी इतना बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपको कुछ भी यहाँ पे मगअप करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे हम एलिमेंट को इसके प्रॉपर्टीज के बेस पे मिडिल ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, मतलब लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए ए इज इक्वल टू, मतलब ए एक ऐसा सेट है जिसमें एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। एक्स ऐसे, एक्स सच दैट एक्स, मतलब एक्स ऐसे है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा क्या नेचुरल नंबर होगा, हमारा सबसे पहले देखेंगे नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो 1 to इन्फिनिटी नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 to इन्फिनिटी, और 5 से छोटा है मतलब 4 तक। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये हमारा एलिमेंट हो गया। होप आपको समझ में आया होगा। और इसको हम यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये टेबुलर फॉर्म में आपका आ गया। इसकी प्रॉपर्टीज़ को जब हम इसके एलिमेंट में तोड़ेंगे तब ये हमारा टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पे इस टेबुलर फॉर्म को हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बेस पे लिखेंगे तो ये हमारा आपका मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए आप सोच रहे होंगे हम इसको दूसरे तरीके से, आप तो यहाँ से सेट बिल्डर से जब आप बनाएंगे तो टेबुलर फॉर्म में ओनली वन आपका आंसर मिलेगा, टेबुलर फॉर्म में यही आएगा। लेकिन अगर आप टेबुलर फॉर्म से यहाँ से सेट बिल्डर फॉर्म में बनाते हैं तो आप कितने सारे प्रॉपर्टीज इसकी लिख सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टीज के बेस पे आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज अ numbers which is greater than 0 and less than 5। मतलब x एक ऐसा नंबर है जो 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है। ये प्रॉपर्टीज भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे मतलब अगर सेट बिल्डर से हमें बनाना हो तो टेबुलर फॉर्म में हमें ओनली वन सिंगल आंसर मिलेगा, लेकिन टेबुलर फॉर्म से यहाँ पे अगर सेट बिल्डर में बनाना हो तो हमें कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। तो उसमें से आप कोई एक प्रॉपर्टीज़ अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो मतलब उस पर सूट करता हो। ठीक है, मतलब इसको तोड़ने पर हमें यही आंसर मिले, ऐसा प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे बी एक देखते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई। आई क्या है, हमारा इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर में क्या आता है, 0 प्लस माइनस 1 2 यहाँ पे प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये हमारा इंटीजर हो गया। तो इंटीजर में देखिए यहाँ पे इंटीजर में आई का प्रॉपर्टीज क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड दे दिया गया है कि इतना से इतना के बीच या इतना से इतना के बराबर, ये हमारा एक्स होगा। तो एक्स क्या होगा, तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स करता है इंटीजर से, और इंटीजर यहाँ से 0 to इन्फिनिटी होता है प्लस माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए तो 2 से यहाँ पे इक्वल टू और ग्रेटर होना चाहिए, 2 से इक्वल टू और ग्रेटर हमारा x होना चाहिए। तो 2 से के इक्वल टू 2 हो जाएगा, फिर उससे ग्रेटर क्या होगा हमारा 3 4 5। अब देखिए कहाँ से होना चाहिए, 8 के इक्वल टू या उससे स्मॉल होना चाहिए। तो 8 से छोटा क्या होगा 7, और उसके यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है तो 8 तक हम ले लेंगे। तो 5 के बाद 6, उसके बाद 7 और 8, ये हमारा आपका किस फॉर्म में आ गया, तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म में आंसर आ गया। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। होप आपको टाइप ऑफ सेट अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कुछ, ये तो आपका रिप्रेजेंटेशन के बेस पे हो गया, आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कुछ टाइप ऑफ सेट्स होते हैं उसके एलिमेंट्स के बेस पे, साथ में इस सब को हम देखते हैं।
कि कितने टाइप ऑफ सेट होते हैं। तो एक एक करके टाइप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सेट में आपका नल सेट होता है। तो नल सेट को हम क्या बोल सकते हैं, और एम्प्टी सेट बोल सकते हैं या फिर वॉइड सेट बोल सकते हैं। मतलब इसको वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट बिलोंग्स नहीं करता हो उसको हम नल सेट बोलेंगे, और इसको डिनोट करते हैं 5 से। ऐसे एक 0 देंगे और उसको कट कर देंगे, इसको हम 5 पढ़ेंगे। तो ये हमारा सिंपल है। फिर यहाँ पे डिफिनीशन देखिए, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट कॉल्ड नल सेट, मतलब वैसा सेट, एक सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको हम नल सेट बोलेंगे। या फिर इसके डिफिनीशन से देखिए, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब एक्स ऐसे है कि वो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है। अब नेचुरल नंबर तो आपको पता है, आप लोग चूँकि यहाँ पे नंबर्स आपको अच्छे से मतलब नोटेशन ये सब आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि बार बार आपको एन आई ये सब कुछ मिलेगा। अगर आप नोटेशन नहीं समझते हैं तो आप फिर ये नहीं समझ पाएंगे, ये आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा और आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि ये बहुत ईजी है, लेकिन आप लोग नोटेशन की वजह से बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, नहीं समझ में आता कुछ भी। तो आप लोग 12th में जैसे स्किप किया होगा बहुत ने, और यहाँ पे ग्रेजुएशन में आके फिर से वही मिला, और फिर से आप स्किप करोगे तो पार्ट 2 पार्ट 3 ये सब कुछ आपका इसी पे बेस्ड है, तो आपका रिजल्ट ख़राब हो सकता है। इसीलिए आप कृपया करके इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे देखिए -5 एक्स क्या है, मतलब एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और नेचुरल नंबर हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है। तो -5 से यहाँ पे -5 से इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्स है। तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ इसको -5 से इक्वल टू, तो -5 के इक्वल टू -5 हो जाएगा। अब उससे ग्रेटर देन और कहाँ तक लेना है हमें, यहाँ पे -2 के इक्वल टू तक लेना है, -2 के इक्वल टू तक लेना है। तो -5 -4 -3 और -2। तो ये हमारा टेबल ऑफ फॉर्म में मैंने ये बना लिया। तो ये हमारा जो हो गया, ये क्या आया, हमारा एलिमेंट आया। इस प्रॉपर्टीज के बेस पे हमारा एलिमेंट इतना निकल गया। लेकिन अब देखिए, अब नेचुरल नंबर का अगर आपको डिफिनीशन पता होगा तो ये आपको समझ में आएगा कि ये नेचुरल नंबर बिल्कुल भी नहीं है, हमें इसमें नेचुरल नंबर मिल ही नहीं रहा। नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो नेचुरल नंबर हमारा +1 टू प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। +1 टू प्लस इन्फिनिटी होता है। इसमें +1 है नहीं है, प्लस में कोई भी नंबर्स नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा 5 आएगा, ठीक है। अगर हमारा आंसर 5 आ रहा है तो ये फिर हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इस सेट को हमें तोड़ने पर कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, मीन्स हमें 5 मिल रहा है। और ये 5 क्या है, तो ये एक नल सेट है, और इसी को तो नल सेट कहते हैं। आप लोग सिंपली अगर कोई एग्जांपल पूछेगा तो फिर ऐसा मतलब प्रॉपर्टीज लिखिएगा जिसमें हमें कुछ भी नहीं मिल रहा हो, कुछ भी एलिमेंट नहीं मिल रहा हो जो उस प्रॉपर्टीज पे सूटेबल हो। फिर एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल क्या है, एक्स सच दैट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट्स हु यहाँ पे रीड्स मोर देन 24 आवर्स इन अ डे एंड नाइट। अब देखिए कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्स ऐसे है कि एक्स उन स्टूडेंट्स, वो एक्स जो है उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो एक दिन में, इन डे एंड नाइट, दिन और रात मिलाकर कितना 24 घंटे से ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आप बताइए, एक दिन और रात मिला के कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे ही होते हैं। 24 घंटे से ज़्यादा कोई कैसे पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा पढ़ेगा तो वो दूसरा दिन हो जाएगा, तो 2 डेज में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 1 डे और नाइट मिला के आपका 24 आवर्स होता है। अब 24 आवर्स में इससे ज़्यादा कोई कैसे पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता ना। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, 0। वैसे कितने स्टूडेंट हैं जो 24 घंटे से ज़्यादा एक दिन और रात मिला के पढ़ते हैं, तो कोई भी नहीं पढ़ता, मतलब ये 5 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड टाइप पे चलते हैं। तो सेकेंड टाइप कौन सा है, तो सेकेंड टाइप जो है हमारा सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट मतलब यहाँ से आप सिंगल एटम ऐसा अब कुछ इसको पढ़ेंगे तो सिंगलेटन से आपको कुछ ऐसा मिल रहा है। सिंगल एटम मीन्स वैसा सेट जिसमें ओनली 1 एलिमेंट हो, सिंगल हो, डबल नहीं होना चाहिए, ट्रिपल नहीं होना चाहिए, सिंगल, ठीक है। तो यहाँ से सिंगल से आप सिंपल से याद रख सकते हैं। सिंगलेटन सेट मीन्स
जिसके पास ओनली वन एलिमेंट हो उसको हम सिंगलेटन सेट बोलते हैं। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। मतलब वैसा सेट जिसके पास एक ही एलिमेंट हो उसको हम सिंगलेटन सेट कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि ए इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिए ए जो एक ऐसा सेट है जिसमें कितना एलिमेंट है, तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो ए का एलिमेंट यहाँ पे 4 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं। तो सिर्फ 4 बिलोंग्स करता है ए से, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये हमारा सिंगलेटन सेट होगा। सिंगल है यहाँ पे एलिमेंट इसका, तो ये हमारा सिंगलेटन है। फिर देखिए बी इज इक्वल टू, ये तो आपका यहाँ से आप सिंपल से निकाल सकते हैं क्योंकि ये टेबुलर फॉर्म है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में अब देखिए एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब एक्स ऐसे है कि एक्स जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। अब बताइए इंडिया में कितने प्राइम मिनिस्टर है, तो सिंपल बात है कि इंडिया में जो है वो एक ही प्राइम मिनिस्टर है। इंडिया में कितने प्राइम मिनिस्टर है? एक। क्या भारत में 2 प्रधानमंत्री बन सकते हैं एट ए टाइम? नहीं बन सकते ना, सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है। इसीलिए हमारा इस प्रॉपर्टीज के बेस्ट पे जब हम इसको यहाँ पे जब हम टेबल ऑफ फॉर्म में निकालेंगे तो वो हमारा क्या मिलेगा? ओनली वन एलिमेंट मिलेगा, ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? ये सिंगलेटन सेट हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था अगर सिंपल फाई को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा नल सेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये हमारा सिंगलेटन सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे एलिमेंट फाई है, यहाँ पे 5 बिलोंग्स टू सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे सिंगलेटन सेट। सिंगल से आप याद रखेंगे, सिंपल से। अब चलिए पेयर सेट की बात करते हैं। तो पेयर सेट में क्या है? पेयर सिंपल मीन्स पेयर से आप समझ सकते हैं जोड़ा। ठीक है, जैसे आप शूज लेते हैं, सॉक्स लेते हैं या कुछ भी मतलब जोड़े में लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेयर मतलब 2 समझ सकते हैं। तो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2 से कम नहीं होना चाहिए। पेयर सेट मतलब वैसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या सिर्फ 2 है, न 2 से कम है न 2 से ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेयर सेट। अगर 2 से कम 1 हो जाता है तो वो सिंगलेटन सेट हो जाएगा। 2 से कम 0 हो जाता है तो वो नल सेट हो जाएगा। 2 से अधिक हो जाएगा तो वो आपका सिंपल मतलब कोई सेट में, जनरल सेट में आ जाएगा। ठीक है, और पेयर सेट में सिर्फ हमें 2 एलिमेंट होना चाहिए। तो पेयर सेट क्या है? तो ए सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स कॉल्ड पेयर सेट। मतलब वैसा सेट जिसके पास 2 एलिमेंट है उसको हम पेयर सेट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ए एक सेट है जिसमें कितना एलिमेंट है? 2, 7 और 20, तो ये हमारा क्या हो गया? पेयर सेट हो गया। फिर अब बी को यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं, इसको हम यहाँ पे टेबल ऑफ फॉर्म में तोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स ऐसे मतलब एक सॉल्यूशन है इस समीकरण का। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन का, जिसमें एक्स मतलब एक्स ऐसे है कि मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन इसका इस समीकरण का है। तो इस समीकरण का सॉल्यूशन निकालने पर हमें पता है कि यहाँ पे पेयर सेट है तो 2 एलिमेंट मिलेंगे। तो अब चलिए इसका सिंपल से बातें सॉल्यूशन निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी सेटिस्फेक्शन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको कैसे करेंगे? तो यहीं पे हम निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस 5x और प्लस 6। जब यहाँ पे आप करेंगे तो माइनस 5x को कैसे तोड़ेंगे? अब देखिए यहाँ पे माइनस 5x को तोड़ने के लिए एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस 2x और फिर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x में क्या कॉमन आ जाएगा? कुछ x कॉमन है। ठीक है, तो x माइनस 2 हमारा बच गया। फिर यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 कॉमन हो गया। फिर यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 और इंटू x माइनस 2, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा? प्लस 3 और यहाँ पे एक x का वैल्यू क्या आएगा? प्लस 2। ठीक है, तो हमें कितने एलिमेंट मिल रहा है? 3 और 2, सिर्फ 2 एलिमेंट मिल रहा है। मीन्स ये क्या है? पेयर सेट है। 2 एलिमेंट मीन्स पेयर सेट। अब इस दोनों एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 3, 2, तो ये हमारा क्या आ गया? पेयर सेट। आप समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं फाइनाइट सेट।
अब फाइनाइट सेट में आते हैं। तो फाइनाइट सेट क्या है, मतलब फाइनाइट, आप एक इससे हिंदी अगर जानते हैं तो आप समझ सकते हैं निश्चित। फाइनाइट मतलब वो इनफाइनाइट और उसका अपोजिट हो जाएगा, और फाइनाइट मीन्स निश्चित होता है, इनफाइनाइट मीन्स अनिश्चित। तो ये दोनों सेट आप एक में मिक्स करके याद कीजिए, आपको जल्दी हो जाएगा। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निश्चित हो वो फाइनाइट है, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब निश्चित नहीं हो वो इनफाइनाइट है। तो देखिए फाइनाइट सेट कौन सा सेट है, तो ए सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं उसको हम फाइनाइट सेट में रखेंगे। लेकिन वैसा सेट इनफाइनाइट सेट में आइए तो वैसा सेट जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल हो, अनिश्चित हो, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इतने एलिमेंट हो, तो वो हमारा इनफाइनाइट सेट में आएगा। लेकिन जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा फाइनाइट सेट में आएगा। अब देखिए यहाँ पे डिफिनीशन तो हमने देख लिया, एग्जाम्पल देखते हैं। तो फाइनाइट सेट में यहाँ पे ए दिया हुआ है 2 से 6 तक, 2 3 4 6, ये कितने एलिमेंट है, ओनली 4 एलिमेंट है। ये आप बता सकते हैं कि इस सेट में ओनली 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनाइट सेट में आएगा। फिर यहाँ पे देखिए बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 to 100, यहाँ पे 8 9 10 11 12 से 100 तक जाएगा। तो यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि 100 तक ही है। तो यहाँ पे 1 छूट रहा है, तो मतलब 99 एलिमेंट है आपके पास। तो ये हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा फाइनाइट सेट है। आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हमारा फाइनाइट है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या आप इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं? इस दोनों एग्जाम्पल पे अगर विचार करते हैं तो कंसीडर कीजिए कि इसमें क्या आप एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं? 2 4 6 8 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा पता नहीं। तो ये आप इनफाइनाइट सेट है, इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद यहाँ पे 1 3 5 7 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। और मतलब यहाँ से डिफिनीशन आप एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फाइनाइट सेट, ए सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, और इनफाइनाइट सेट मीन्स ए सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो सिंपली आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब चलिए इक्विवेलेंट सेट के बारे में देखते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट क्या है, तो यहाँ पे ए इक्विवेलेंट बी, ये सिंबल जो दिया हुआ है ऐसा सांप के जैसा ऐसे करके, ये आप लोग पहले से भी यूज करते होंगे। तो ये इक्विवेलेंट सेट का सिंबल है। तो ए इक्विवेलेंट बी, ए इज इक्वल, यहाँ पे ए जो है वो इक्विवेलेंट सेट है। अब यहाँ पे इसका डिफिनीशन देख लेते हैं और उसके बाद आपको कंसेप्ट समझाते हैं। तो डिफिनीशन में क्या दिया हुआ है, सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ से सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मतलब वैसा दो सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो उसको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। अब ए में काउंट कीजिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, बी में काउंट कीजिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर दोनों का एलिमेंट सेम है तो आप लिख दीजिएगा ए इक्विवेलेंट बी, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 4 6 8 में 1 2 3 4 एलिमेंट है। फिर इसमें देखिए 1 2 3 4 में 4 एलिमेंट है। तो ए इक्विवेलेंट बी, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 4, इसलिए ए इज इक्विवेलेंट सेट ऑफ बी। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा डिफिनीशन से, क्योंकि मैंने सब कुछ एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, वैसा कुछ भी नहीं लिखा है जो आपको समझ में नहीं आए। सिर्फ आप यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हैं बहुत आसानी से। तो सेट ऑफ ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। सेट ए और बी मतलब कोई भी दो सेट ले लीजिए, वो इक्विवेलेंट होंगे अगर दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा। अब वो एलिमेंट क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट जो होना चाहिए वो आपका सेम होना चाहिए। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिए। जैसे यहाँ पे ए एक सेट है और बी एक सेट है। ए का एलिमेंट है 1 3 5 7, बी का एलिमेंट है 6 8 10 और 12। अब यहाँ पे देखिए कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलिमेंट में क्या दिया हुआ है। एक में ए बी सी डी, एक में यहाँ पे 1 2 3 4 ये भी दिया हो। अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट 4 मिलते हैं तो वो हमारा इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4,
इसमें 1 2 3 4 नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 4 मीन्स ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ये आपका सिंपल सा फंडा है, तो ये आप लोग याद कर लीजिए। फिर अब देखिए क्वेश्चन नंबर ने यहाँ पे आपका टाइप ऑफ सेट पढ़ रहे थे, जिसमें 7 नंबर में देखते हैं 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, हमें इक्वल सेट दिया हुआ है। इक्वल सेट, इक्वल मीन्स बराबर, ठीक है। तो वैसा सेट जिसके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो और जो एलिमेंट हो वो सेम हो, तो वो हम इक्वल सेट बोलेंगे। चलिए अब एक बार डिफिनीशन पढ़ते हैं, उससे आपको क्लियरिफिकेशन हो जाएगा पूरा अच्छा से। तो देखिए 2 और मोर देन 2 सेट, मतलब 2 या 2 से अधिक सेट आर इक्वल, जो बराबर होंगे 2 या 2 से अधिक सेट जो बराबर होंगे इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, यदि उन दोनों के पास या उससे अधिक जो भी हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा तो वो हमारा क्या इक्विवेलेंट सेट होगा, ठीक है। और इक्वल सेट में भी यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, उसके साथ साथ एंड देयर एलिमेंट्स आर सेम, और उसके जो एलिमेंट होंगे वो सेम होना चाहिए, ठीक है। उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो क्या आप यहाँ से कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट का प्रॉपर्टीज भी लागू होता है, मतलब यहाँ पे हर एक इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो वो इक्विवेलेंट सेट हो सकता है। इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट बट इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट में हमें जो एलिमेंट है वो सेम होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए ए एक सेट है जिसमें 2 4 6 8 एलिमेंट है। अब यहाँ पे देखिए बी एक सेट है जिसमें 8 2 6 और 4 एलिमेंट है। तो ए में भी 2 है, बी में भी 2 है। यहाँ पे ए में 4 है तो बी में भी 4 है, ए में 6 है तो बी में भी 6 है, और ए में 8 है तो बी में भी 8 है। यहाँ पे इसमें एलिमेंट 4 है और इसमें एलिमेंट 4 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। उसके बाद है इसमें जो एलिमेंट है वो भी हमारा सेम है, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाइड करता है। इसीलिए ए इज इक्वल टू पी, ये एलिमेंट मतलब दोनों सेट आपस में इक्वल सेट होगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और उनके जो एलिमेंट है वो एलिमेंट भी सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट दोनों सेम है। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, आप इस पे देखिए ए जो है वो AEIOU दिया हुआ है, और यहाँ पे बी क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसको जब आप तोड़िएगा तो क्या मिलेगा हमें, AEIOU, ठीक है। तो ये इसमें कितना हुआ, इसमें भी 5 है और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 5 है। इसमें भी ए है, EIOU है, और इसमें AEIOU, दोनों के पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और एलिमेंट भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी, ये हमारा इक्वल सेट है, साथ में ये हमारा इक्विवेलेंट भी है। लेकिन हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा ये ज़रूरी है, ये मस्ट नेसेसरी है, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट का प्रॉपर्टीज इक्वल में भी है। लेकिन इक्विवेलेंट सेट कभी भी इक्वल सेट नहीं हो सकता, ये ज़रूरी नहीं है। इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल सेट हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना होगा, एक थ्योरम आपको जब पढ़ेंगे 3rd चैप्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, तो उसमें आपको थ्योरम पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे वेन डायग्राम का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वेन डायग्राम क्या है, तो आप जो पिक्चर में कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें आपका रीजनिंग में ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम का यूज रीजनिंग में भी होता है, कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट मतलब होता है कंपटीशन एग्जाम के लिए। अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ा है तो अगर वेन डायग्राम उसमें पढ़ा है तो आप फटाफट बना लेते हैं सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम का हम देखते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब पिक्चर में रिप्रेजेंट करना ऑफ सेट बाय सर्कल और रेक्टेंगल नोन एज वेन डायग्राम। सर्कल के द्वारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कीजिए या फिर रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट कीजिए, वो किसके द्वारा मतलब
इसको क्या बोलते हैं, तो इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम किसको बोलते हैं, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बाई सर्कल और रेक्टेंगल नोन एज वेन डायग्राम। सर्कल या रेक्टेंगल का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम के नाम से जाना जाता है, इसको वेन डायग्राम कहते हैं। इसमें कुछ नंबर्स हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे दो यहाँ पे सेट दिया होगा ए और यहाँ पे बी, ठीक है। तो दो सेट दिया होगा ए और बी, जिसमें से आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बोलेगा ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज दे दिया होगा, यहाँ पे ये बाहर और बी और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 ऐसे दिया है। तो इसमें पूछेगा कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है। इसको आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा। तो ये 3 जो है ए में भी है और 3 जो है बी में भी है, तो ये हमारा 3 जो होगा ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब ए यूनियन बी में क्या होगा, तो ये ए मतलब ए का एलिमेंट हो या बी का एलिमेंट हो या दोनों का एलिमेंट हो, सबको एक बार लिखेंगे। तो 2 3 4, ठीक है। तो ये 2 3 और 4 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको होप समझ में आ गया होगा। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को हम वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम को आप डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अलजेब्रा ऑफ सेट में आपको पूरा अच्छे से समझाया जाएगा, सिर्फ आप थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू ले लीजिए ताकि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो। अब चलिए यहाँ पे सबसेट्स के बारे में देखते हैं। तो सबसेट्स किसे कहते हैं, तो सबसेट का सिंबल क्या होता है, तो यहाँ पे ऐसे यू लिखेंगे, उसके नीचे इक्वल टू का साइन देंगे, इसी को तो हम सबसेट का सिंबल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए और उसके बाद ये सिंबल रहे और बी रहे, तो हम क्या पढ़ेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट है। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि ए का जो भी एलिमेंट है, ए कोई सेट है बी कोई सेट है, ए का जो ए सेट का जो भी एलिमेंट है वो सभी का सभी एलिमेंट बी में बिलोंग करेगा। लेकिन बी का सभी एलिमेंट ए में हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ए का सभी एलिमेंट बी में बिलोंग करेगा, तभी ए जो है वो बी का सबसेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिफिनीशन देख लेते हैं। तो डिफिनीशन में क्या दिया हुआ है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए लाइज इन बी, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, देन ए इज सबसेट ऑफ बी, तब ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का, डिनोटेड बाई ए इज सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे देखिए ए एक सेट दिया हुआ है, बी एक सेट दिया हुआ है, तो ए का जो प्रत्येक एलिमेंट होगा वो बी में होगा। आप चाहे तो देख सकते हैं बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है, लेकिन ए में बी के अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं हो सकता। अगर होगा तो फिर ए बी का सबसेट नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 2 4 6 8 ए का एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए बी में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या 2 4 6 8 बी का भी एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखिए 2 भी है, 4 है, 6 है और 8 है, तो ये हमारा ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो ये आप लोग होप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे वेन डायग्राम से इसको थोड़ा समझते हैं। तो वेन डायग्राम में क्या दिया हुआ है, सबसेट का यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि बी जो है वो एक बड़ा सा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके बीच में एक स्मॉल सर्कल, बी एक बड़ा सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा है एक बड़ा सेट को, और उसके यहाँ पे अंदर जो दिया हुआ है ए एक सेट दिया हुआ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को। तो यहाँ पे ए इज सबसेट ऑफ बी को ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब यहाँ पे ए का जो भी एलिमेंट होगा वो बी के अंदर होगा, लेकिन यहाँ पे ए का एलिमेंट मतलब ए का एलिमेंट जो है वो बी के अंदर होगा, लेकिन बी का सभी एलिमेंट ए के अंदर होना ये जरूरी नहीं है। तो ये हमारा वेन डायग्राम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन में थोड़ा सा है कि x बिलोंग्स टू ए इंडिकेट दैट x बिलोंग्स टू बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब x जो है वो ए का एलिमेंट हो और यहाँ पे तो इंडिकेट करता है x जो है वो b का भी एलिमेंट होगा, तभी वो a जो है वो b का सबसेट होगा। ये आप समझ गए। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए सबसेट को वेन डायग्राम से आप समझ गए, यहाँ पे थोड़ा सा सबसेट के बारे में और देखते हैं। तो सबसेट में यहाँ पे सिंबल आप समझ गए, x बिलोंग्स टू a इंडिकेट दैट x बिलोंग्स टू b, देन a इज सबसेट ऑफ b। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखना है सबसेट का। अगर a सबसेट होगा a का, मतलब कोई भी सेट होता है जो अपने आप का सबसेट होता है, मतलब यहाँ पे एक ए सेट ले लिया, ये सर्कल ले लिया गया, तो क्या इसके अंदर यहाँ पे 3 4 एलिमेंट है, तो क्या ये एक फिर इसी का सबसेट नहीं होगा, इसी के अंदर नहीं बिलोंग करेगा, तो करेगा ना। तो यहाँ पे ए और ए जो है ये सेम
सेट है तो ये ए जो है वो ए का सबसेट होगा। तो एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। किसी भी सेट के अंदर का एलिमेंट होगा वो उसके अंदर जरूर बिलोंग्स करेगा। तो यहाँ पे एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टीज है जिसके बेस पे हम लोग जब आपको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज यूज करना होगा, जब आप इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे रिलेशन चैप्टर का, तो उसमें यूज करेंगे कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, इसलिए ए इज सबसेट ऑफ ए, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा। ऐसा वहाँ पे प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो सेकेंड है अलजेब्रा ऑफ सेट, थर्ड है कार्टेशियन प्रोडक्ट और फोर्थ में आपका रिलेशन पढ़ना है। तो उसका वेट कीजिए, वो भी वीडियो आपको अच्छे से उस चैप्टर्स में आपको समझाया जाएगा। यहाँ पे रिलेशन को बस स्टॉप करते हैं और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड में क्या दिया हुआ है, फाई इज सबसेट ऑफ ए, मतलब फाई जो है मतलब कुछ भी नहीं है, फाई जो है वो कुछ भी नहीं है, वो बिलोंग्स करेगा तो वो ए में बिलोंग्स करेगा किसी भी सेट में। फाई जो है नल सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट, नल सेट जो होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि फाई जो है वो किसी सेट से बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो वो प्रत्येक सेट जब आप सबसेट बनाएंगे, जैसे यहाँ पे दिया होगा 2 4 यहाँ पे 6 दिया हुआ, तो इसका जब आप सबसेट बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे सबसेट में 2, फिर यहाँ पे कोमा 3 कोमा 4, ऐसे जब आप बनाएंगे तब उसके पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे फाई लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप फाई ही लिखेंगे, मतलब फाई जो है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो नल सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट, ये कंसेप्ट भी आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए थर्ड में क्या दिया हुआ है कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए इज सबसेट ऑफ सी। अब यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे चलिए बनाते हैं फ्रेश। मान लिया कि ये सेट ए है जो बी के अंदर बिलोंग्स करता है, और ये बी जो है वो सी के अंदर बिलोंग्स करता है, मतलब ए जो है वो बी में है और बी जो है वो सी में है। अब इसको यहाँ पे ऐसे समझ लेते हैं, ये छोटा सा कटोरा है जो यहाँ पे एक बड़े कटोरे में रखा हुआ है, और उससे भी बड़ा एक कटोरा है। तो ये छोटा कटोरा जो है वो बड़ा कटोरा में रखा जा सकता है, तो यस रखा जा सकता है। तो ये फिर इस कटोरे के अंदर ये कटोरा और फिर ये इसके अंदर, तो फिर ये देखिए हमारा जो ये छोटा वाला सबसे कटोरा होगा वो बड़े कटोरे के अंदर होगा, तो वही ए इज सबसेट ऑफ सी। तो इससे आप लोग ये समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए इज सबसेट ऑफ बी वेयर सी इज यूनिवर्सल सेट। तो सी जो सबसे बड़ा जो सेट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है, और इसको यू से डिनोट करते हैं, सिंगल यू से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। तो ए इज सबसेट ऑफ बी वेयर सी इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है, जो सबसे बड़ा सेट होगा जिसमें सभी का एलिमेंट, अगर कोई सेट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, लेकिन ए बी सी डी ई तक का एलिमेंट अगर एफ के सेट में सभी का एलिमेंट बिलोंग करता है, मतलब हर एक सेट का एलिमेंट एफ में है, तो एफ जो होगा उसको यूनिवर्सल सबसेट बोला जाता है, यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर सेट। अब चलिए यहाँ पे प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो प्रॉपर सबसेट पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा सबसेट्स पे विचार करेंगे। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, सबसेट्स, ठीक है। तो सबसेट में हमने क्या पढ़ा, ये आपका प्रॉपर सबसेट है। सबसेट में हमने ये पढ़ा कि ए सबसेट होगा बी का अगर ए का सभी एलिमेंट बिलोंग करता हो, ऑल एलिमेंट, ठीक है, ऑल एलिमेंट बिलोंग करता हो बी में, ठीक है। लेकिन बी में अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट हो तब क्या, यहाँ पे आपको इस प्रॉपर सबसेट में यही समझाया जाएगा। तो प्रॉपर सबसेट का डिफिनीशन पढ़ते हैं, उसके बाद हमें देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। तो प्रॉपर सबसेट यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए लाइज इन बी, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, मतलब वही कह रहा है कि क्या सबसेट, ये आपका सबसेट का प्रॉपर्टीज है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, ये आपका सबसेट का प्रॉपर्टीज है। उसके बाद देखिए बी कंसिस्टिंग एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट, और बी के पास कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, विच डज नॉट लाइज इन ए, जो ए में बिलोंग्स नहीं करता हो, इज देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी डिनोटेड बाई ए इज
प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब ये देखिए, आप ऐसा यू पलट के लिखते थे और उसको बाद यहाँ पे इक्वल टू का साइन देते थे। इसको हम क्या पढ़ते थे? इसको सिर्फ हम सबसेट पढ़ते थे। लेकिन यहाँ से अगर हम इक्वल टू का इस साइन को हटा दें, इक्वल टू के इस साइन को हटा दें, तो ये हमारा किसका सिंबल हो गया? ये हमारा प्रॉपर सबसेट का सिंबल हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर सबसेट का सिंबल हो गया। अब प्रॉपर सबसेट में क्या बोल रहा है कि ए के पास कोई एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए, लेकिन बी के पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। अब सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस क्या रह गया? मान लीजिए ए कोई सेट है जिसके पास हमारे पास 2, 4, यहाँ पे 6, 8 एलिमेंट है, और बी कोई सेट है जिसमें हमें यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 8 तक हमारे पास एलिमेंट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इज़ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए के पास जितना एलिमेंट है वो बी के पास भी है, तो ये ए इज़ सबसेट ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी नहीं लिख सकते। ए इज़ नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि बी के पास कोई भी एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। अगर यहाँ पे हम एक ऐड कर दें, यहाँ पे 8 के बाद एक 9 लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। 8 के बाद यहाँ पे 9 लगा देते हैं, तो ये हमारा ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट रहना चाहिए तो हमारा ये प्रॉपर सबसेट होगा। अगर एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रहता तो वो हमारा सिर्फ सबसेट होगा। अब देखिए, ए के जो भी एलिमेंट है वो बी में बिलोंग्स करते हैं, मतलब ये अभी भी 9 ऐड करने के बाद भी ये हमारा सबसेट है। मतलब कोई भी प्रॉपर सबसेट जो है वो सबसेट होगा, लेकिन प्रत्येक सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ये आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है प्रॉपर सबसेट का। तो प्रॉपर सबसेट के एग्जांपल में ए दिया हुआ है 2, 3, 4, कोई एलिमेंट है जो यहाँ पे बी एक सेट दिया है 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 यहाँ पे 2 बिलोंग करता है, फिर 3 तो यहाँ से 3 बिलोंग करता है, 4 यहाँ से 4 बिलोंग्स करता है, और इसके पास 1 और 5 दो एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो क्या ये प्रॉपर सबसेट होगा? तो यस, ये प्रॉपर सबसेट होगा। फिर इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो होप ये आपको प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, आप लोग देखिए इसको। तो एक और एग्जांपल में क्या दिया हुआ है? तो एग्जांपल में दिया हुआ है ए के पास 2, 3, 4, 5 ये एलिमेंट है, और बी के पास 4, 3 यहाँ पे 6 और 5 एलिमेंट है। तो इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, और 6 है तो 6 है। तो यहाँ पे क्या, इस कंसेप्ट से आपको जैसे मैंने पहले बताया उससे आप ये समझ सकते हैं कि ये सबसेट होगा लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी के पास कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो ये सिर्फ सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी से बिलोंग्स नहीं करता है, तो ए सबसेट होगा बी का, और ए इज इक्वल टू बी, मतलब बी सबसेट होगा ए का। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट हो और बी का ए सबसेट हो, मतलब ए के पास जितना एलिमेंट है उतना बी के पास हो, और बी का जितना एलिमेंट है उतना ए के पास हो। ए का सारा एलिमेंट बी में हो और बी का सारा एलिमेंट ए में हो। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों के पास इक्वल एलिमेंट है, किसी के पास न ज़्यादा है न कम है, तो फिर ये हमारा दोनों इक्वल हुआ ना। अगर आपके पास 50 रुपये है, मेरे पास भी 50 रुपये हैं, तो फिर दोनों का कितना इक्वल हुआ ना। आपके पास जितना रुपया है उतना मेरे पास भी है, और मेरे पास है उतना आपके पास भी है। मतलब क्या हुआ कि हम दोनों के पास इक्वल है। तो ये इक्वल का कंसेप्ट है कि ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ से आप सिंपल बी इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। तो ये सब कॉमन चीज़ें आप लोग समझते ही होंगे। फिर चलिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 में, ऑल प्रॉपर सबसेट आर सबसेट्स। जो प्रॉपर सबसेट, जो भी प्रॉपर सबसेट्स होता है वो सबसेट्स होता है, लेकिन ऑल सबसेट्स आर नॉट प्रॉपर सबसेट। ये आपको मैंने पहले ही वहाँ पे डिफिनेशन के टाइम पे ही बता दिया। अब यहाँ से भी आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे सुपरसेट का कंसेप्ट आता है। हमने पढ़ा सबसेट,
प्रॉपर सबसेट। अब यहाँ पे सुपर सेट पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट थोड़ा सा मैंने बताया है। तो यहाँ पे देखिए सुपर सेट, जब आप सबसेट और प्रॉपर सबसेट पढ़ चुके हैं तो फिर आपको सुपर सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे हमने ऐसे प्रॉपर सबसेट को लिख रहे थे, उसको पलट देंगे तो हमारा सुपर सेट हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट, सुपर सबसेट, जो भी प्रॉपर सबसेट है उसको पलट दीजिए, सुपर सेट हो जाएगा। तो इसको ऐसे पलट के लिखते हैं तो रीड एज सुपर सेट। ठीक है, सुपर सेट इसको पढ़ते हैं इफ़ ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सुपर सेट ऑफ ए। अगर ए जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का, तो बी जो है वो सुपर सेट होगा ए का। अब यहाँ से देखिए ए में, अब बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट बिलोंग्स करता है, तो वो सब कुछ यहाँ पे ए में बिलोंग्स करेगा ये ज़रूरी नहीं। सुपर सेट के कंसेप्ट में मतलब इससे कुछ एलिमेंट बिलोंग्स करना चाहिए ए में, तो ये हमारा सुपर सेट होगा। तो सिंपल बात है, अगर ए जो है वो बी का यहाँ पे प्रॉपर सबसेट होगा तो बी ए का सुपर सेट होगा। आप पहले कॉन्सेप्ट लगा के देखिए, क्या ये प्रॉपर सबसेट है? अगर ये प्रॉपर सबसेट है, ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, तो यहाँ पे बी जो है वो ए का सुपर सेट होगा। ऐसे आप समझ सकते हैं, बी सुपर सेट ऑफ ए, क्योंकि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट है तो सुपर सेट है। ठीक है, अपोजिट, ऐसा आप समझ सकते हैं। फिर अब देखिए यूनिवर्सल सेट पे आते हैं। अब यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं? यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे सिंपल मैंने पहले बताया यू से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं और क्या क्या सिंबल हो सकता है यूनिवर्सल सेट को डिनोट करने का। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल सेट को डिनोट करने के लिए यहाँ पे ओमेगा का यूज करते हैं। ठीक है, फिजिक्स में आप क्लास 12 में पढ़े होंगे ओमेगा। अब देखिए ओमेगा का यूज करते हैं, साथ में हम यू का भी यूज करते हैं, यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं। ज़्यादातर लोग यू का यूज करते हैं और ओमेगा का भी यूज होता है। ठीक है, तो ओमेगा या फिर यू, आप दोनों में से कोई सिंबल यूज कर सकते हैं। रीड एज ओम, यहाँ पे ओमेगा को यहाँ पे ओम पढ़ते हैं। सेट, अब इसका डिफिनीशन देखिए, सेट कंसिस्टिंग ऑल कंसिडरेबल एलिमेंट नोन एज यूनिवर्सल सेट। मतलब वैसा सेट जिसके पास सभी मतलब कंसिडरेबल एलिमेंट हो उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट में क्या आ जाएगा, सिंपल यहाँ पे 0 टू प्लस माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ से ले सकते हैं। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया हो और सेट ऑफ होल नंबर दिया हो, ये आपका दिया हो, तब उसमें आप यूनिवर्सल सेट क्या बना सकते हैं? तो यूनिवर्सल सेट आई हो सकता है। एन और डब्ल्यू का यूनिवर्सल सेट आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट था, समझ में आ गया होगा। मतलब ए के पास जितना एलिमेंट है, बी का पास मतलब ए के पास कुछ एलिमेंट है, बी के पास कुछ एलिमेंट है। अगर दोनों का एलिमेंट जिस सेट में बिलोंग करेगा वो ए और बी का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए थोड़ा सा पावर सेट पे देखते हैं, पावर सेट में क्या दिया हुआ है। तो पावर सेट में देखिए, पावर सेट इज डिनोटेड बाई पी ए और 2 टू द पावर ए। ठीक है, तो पावर सेट को पी ए या 2 टू द पावर ए से हम डिनोट करते हैं। इसका डिफिनीशन क्या है? तो सेट कंसिस्टिंग ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। अब यहाँ पे आपको सबसेट का कंसेप्ट याद कीजिए कि आपको सबसेट निकालना मैंने बताया था। ठीक है, उसके सभी एलिमेंट को एक एक निकाल के उसके बाद मिडिल ब्रैकेट में रखेंगे, फिर 2-2 का पेयर बनाएंगे, फिर 3-3 का, ऐसे करके जितना का पेयर बनेगा उतना बनाएंगे। लेकिन एक पेयर को आप रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफिनीशन ही पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको पूरे अच्छे से मतलब सबसेट निकालना सिखाया जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको आता है तो ये आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। बेसिक है, यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम ही है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ए सेट दिया हुआ है 2 और 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 2 और 3, मतलब 1 और 2, मतलब 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हुआ। ठीक है, तो पॉसिबल सबसेट कितना होएगा? 2 के पावर यहाँ पे ए मीन्स 2, मतलब कितना? 2 के पावर 2 मीन्स 4। हमें कितना सबसेट मिलेगा? 4 मिलेगा। तो पॉसिबल सबसेट क्या हो जाएगा? तो इसका पॉसिबल सबसेट निकालेंगे तो एक हमारा 5 होगा, यहाँ पे हम निकालते हैं, एक हमारा 5 होगा। फिर इसमें कौन सा एलिमेंट है? 2 है, तो मिडिल ब्रैकेट में 2 लिखेंगे, फिर कॉमा देकर फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, और फिर एक साथ 2 3 लिखेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे अब 3 2 लिखते हैं या फिर 3 लिखते हैं या 2 लिखते हैं या कुछ भी अब लिखेंगे। अब इससे ज़्यादा कोई एलिमेंट इसमें से निकालेंगे तो वो रिपीट करेगा। जैसे 2 3 लिख चुके हैं और 3 2 लिखेंगे तो वो सेम ही माना जाता है, ठीक है। ऑर्डर चेंज होने से यहाँ कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, इसीलिए आप लोग यहाँ पे 4 सबसेट ही निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2। 4 को 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ से आपने क्या निकाला, यहाँ पे 2 का पावर n, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको 2 के पावर में लिख देंगे तो हमारा सबसेट कितना आएगा वो हमें पता चल जाएगा। अब चलिए यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन से देखते हैं। तो यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है ABC, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू कितना है 3। अब 2 के पावर 3 कीजिए तो 2 के पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना आएगा 8। अब यहाँ पे देखिए पॉसिबल सबसेट यहाँ पे निकाला गया है, तो टोटल यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हमें कितना मिला, टोटल सबसेट 8 मिला। मतलब आप समझ गए कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट निकालना हो तो 2 के पावर n जितना नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट दिया होगा उससे निकाल सकते हैं। फिर पावर सेट अगर निकालना हो तो उसका सारा सबसेट निकाल देंगे, उसको हम पावर सेट बोला जाता है। 5 तो निश्चित ही रहेगा, हर सेट में इंक्लूड रहेगा। उसके बाद एक एक एलिमेंट लिखेंगे, फिर 2 का पेयर बना के एलिमेंट लिखेंगे और फिर 3 का बना के लिखेंगे और लास्ट में उस टोटल सेट को लिख देते हैं, क्योंकि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, साथ में 5 जो होता है वो सबसेट का सबसेट होता है, मतलब प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। यहाँ पे नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 8 2 टू द पावर 3, ठीक है। तो ये मैंने पहले निकाल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो NA इज इक्वल टू M। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट M हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितना होगा, 2 के पावर M, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के पावर M हो जाएगा। ये आपको पहले वाला ही फॉर्मूला है, 2 के पावर N लिखिए या M लिखिए। ये जो ऊपर का इसको अचर राशि बोला जाता है, सॉरी चर राशि बोला जाता है, और ये वेरिएबल होता है, मतलब वेरी करता है, हर जगह वैल्यू चेंज होते रहता है। अब देखिए x बिलोंग्स टू P A इंडिकेट दैट x इज सबसेट ऑफ A, मतलब x जो है वो पावर सेट में बिलोंग्स करता है, मतलब A पावर सेट में बिलोंग करता है, तो x जो होगा वो A का सबसेट होगा। अब देखिए थोड़ा सा कंपेरेबल सेट पे विचार करते हैं। तो कंपेरेबल सेट क्या है, तो कंपेरेबल सेट में देखिए डिफिनीशन दिया हुआ है, A एंड B आर सेट देन सेट A एंड B आर सेट टू बी कंपेरेबल सेट। A and B are two sets, then A and B are said to be comparable set। यदि A और B दो सेट हो और उसको comparable set कहते हैं if it is A is सबसेट ऑफ B और B is सबसेट ऑफ A। या तो A B का सबसेट होना चाहिए या फिर B A का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कंपेरेबल सेट बोला जाता है। अगर A B का सबसेट नहीं है और न ही B A का सबसेट है तो इसको इनकम्पेरेबल सेट बोलते हैं, ठीक है, इनकम्पेरेबल सेट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए देखिए A का एलिमेंट है 2 और 3 और B का एलिमेंट क्या है 1 2 5 और 4। तो यहाँ पे 2 और 3 क्या इसमें भी है, तो 2 है लेकिन 3 नहीं है, तो A जो है वो यहाँ पे सबसेट नहीं है B का, A B का सबसेट नहीं, क्योंकि A का प्रत्येक एलिमेंट B में होना चाहिए। यहाँ पे 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, 3 नहीं है तो फिर A B का सबसेट नहीं है, ठीक है। तो हेयर A एंड B आर कंपेरेबल सेट। तो यहाँ पे आपको कंपेरेबल सेट की डिफिनीशन से ये आपको कंपेरेबल सेट मिल गया। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 उसके साथ 1 3 5 और 7। तो यहाँ पे 1 2 3 1 यहाँ पे 3 इसमें है, तो A जो है वो सबसेट नहीं है B का और B जो है वो सबसेट नहीं है A का, ठीक है। इसीलिए A एंड B आर इनकम्पेरेबल सेट। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पे 3 है तो इसमें भी आपको एक 3 रहना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 ऐड कर लेंगे तो ये कंपेरेबल सेट होगा। अगर यहाँ पे 3 आप नहीं रखते हैं तो फिर इनकम्पेरेबल हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे 3 आप ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे 2 और 3 भी है, यहाँ पे 2 है और 3 है, तो फिर A जो है वो B का सबसेट है, A इज सबसेट ऑफ B, इसीलिए ये कंपेरेबल सेट होगा। यहाँ पे A B का सबसेट होना चाहिए या फिर B A का सबसेट, कोई एक होगा तो कंपेरेबल सेट होगा। तो यहाँ पे एक हमें मिल गया इसीलिए कंपेरेबल सेट है। अब फिर देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में देखते हैं। तो सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में आपको क्या मिलता है, A
का कोई भी एलिमेंट मतलब एक बी का सबसेट नहीं है और ना ही बी ए का सबसेट है, इसीलिए ये इनकम्परेबल सेट है। ठीक है, तो गाइस समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे फैमिली ऑफ सेट देखते हैं। फैमिली ऑफ सेट और कलेक्शन ऑफ सेट, शायद आपका ये लास्ट टॉपिक ही चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको एक बार ये वीडियो देखने के बाद आपको फर्स्ट चैप्टर में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। आप क्वेश्चन बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, अब चाहे कंसेप्ट की बात हो, सब कुछ आपको क्लियर हो गया है। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। और साथ में आप लोग अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारा मोटिवेशन लेवल थोड़ा हाई होगा और फिर आपके लिए और भी वीडियो बनाएंगे और भी वीडियो आपको अपलोड होगा इसी चैनल पे, और आप भी पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे। आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, आपको सारी चीज़ें कंसेप्ट सब कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चंस भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ में थ्योरम का प्रूफ सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे फैमिली ऑफ सेट में देखते हैं, तो फैमिली ऑफ सेट में दिया हुआ है, फैमिली ऑफ सेट को क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ सेट या क्लास ऑफ सेट। फैमिली ऑफ सेट को हम क्या बोल सकते हैं, फैमिली ऑफ सेट बोलेंगे या फिर कलेक्शन ऑफ सेट या फिर क्लास ऑफ सेट। तो यहाँ पे डिफिनीशन इसका देखते हैं, डिफिनीशन क्या दिया हुआ है। इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर सेट्स, यहाँ पे सेट्स देन सेट देम इज कॉल्ड फैमिली ऑफ सेट और कलेक्शन ऑफ सेट। 1 मिनट यहाँ पे देखिए, अब सिंपल भाषा में आपको समझना हो तो यहाँ से लास्ट एक वर्ड देख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ सेट। मतलब बहुत सारे कलेक्शन ऑफ सेट को हम क्या बोल सकते हैं, फैमिली ऑफ सेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 एक सेट हो सकता है, फिर यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट में 2 को लिखा गया है, मीन्स ये भी एक सेट है। मिडिल ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है, मीन्स ये भी एक सेट है, और मिडिल ब्रैकेट में 2 3 लिखा हुआ है, ये भी एक सेट है। और ये सबके बाहर एक यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट दिया हुआ है, मतलब ये फैमिली ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये कितना, 1 2 3 4 सेट के फैमिली है। ठीक है, तो फैमिली ऑफ सेट या कलेक्शन ऑफ सेट या क्लास ऑफ सेट। यहाँ पे क्लास ऑफ सेट मान लिया नहीं समझ में आता है, फैमिली ऑफ सेट नहीं समझ में आता है, लेकिन कलेक्शन ऑफ सेट आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब बहुत सारे सेटों का कलेक्शन जो है उसको हम फैमिली ऑफ सेट बोलते हैं, या कलेक्शन ऑफ सेट या क्लास ऑफ सेट। इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ ए सेट आर, यहाँ पे सेट्स देम सेट दैन सेट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ सेट और कलेक्शन ऑफ सेट। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज मैंने इधर उधर कर दिया है शायद, तो यहाँ पे आप लोग सीधे कलेक्शन ऑफ सेट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ सेट, ये याद कर लीजिएगा सिंपल भाषा में। कलेक्शन ऑफ सेट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ सेट, या फिर व्हेन वी ज्वाइन 2 or more than sets and make a single set, then we can say that this is the collection of all that sets। ये आप सिंपल भाषा में याद कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट देखते हैं। तो फैमिली ऑफ सेट होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट में देखते हैं। तो इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट में क्या दिया हुआ है, आई जो है वो क्या है, तो फिक्स्ड नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एलिमेंट आई, देन कलेक्शन ऑफ सेट ए आई सच दैट आई बिलोंग्स टू आई। यहाँ पे स्मॉल आई किसी एलिमेंट को, पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि आई जो है यहाँ पे वो इंटीजर को, बड़ा आई जो है वो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए आई, मतलब ए आई ऐसे कि जहाँ पे आई का वैल्यू आपको कुछ दिया होगा। मान लिया आई का वैल्यू, स्मॉल आई का वैल्यू 1 2 3 दिया हुआ है। ठीक है, डॉट डॉट जो भी हो सकता है, AN 3 डॉट डॉट N तक दिया हुआ है। यहाँ पे आई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 2 3 डॉट डॉट N तक दिया हुआ है। तो ए आई ऐसे है कि यहाँ पे ए के साथ यहाँ पे आई लिखेंगे तो आई इंटीजर से बिलोंग्स करता है, तो इंटीजर में क्या 1 to N बिलोंग्स करता है, तो यस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए और फिर 1, आई की जगह 1 लिखेंगे, फिर कोमा ए और उसके बाद आई की जगह 2, फिर ए कोमा आई की जगह 3, ए कोमा डॉट डॉट ए कोमा N तक ले जाएंगे। तो ये हमारा इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट हो गया। ठीक है, इसमें अगर आप सेकेंड चैप्टर में जाएंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे तो यहाँ पे यूनियन देगा कि यूनियन ऑफ यहाँ पे ए आई वेयर आई इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसमें आप सबका यूनियन करेंगे, बीच में आप यूनियन A1 A2 लिख के यूनियन लगा देंगे और फिर आप यूनियन कर देंगे। आपका यही इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है कुछ भी तो प्लीज़ गाइज कमेंट कीजिएगा। फिर अब देखिए यूनिवर्सल सेट।
तो गाइस पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट मतलब वैसा सेट जिसमें कंसिडरेबल ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स करता है, ऑल सेट्स बिलोंग करता है, उसको हम क्या, सभी सेट्स का एलिमेंट्स बिलोंग करता है, उसको यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। इसको यहाँ पे ओम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो सेट कंसिस्टिंग ऑल कंसिडरेबल एलिमेंट आर नोन एज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ओमेगा से डिनोट किया जाता है, फिर यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट है, फिर यहाँ पे होल नंबर का सेट है। यहाँ पे देखिए ई, यहाँ पे कोई एक सेट है जिसको ई से रिप्रेजेंट किया गया और इसका एलिमेंट है इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखिए ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। इसको क्या ओमेगा से डिनोट करेंगे, मतलब एक्स क्या है, किसी भी एक प्लेन का ट्रायंगल है, तो इसको हम, ये एक यूनिवर्सल सेट होगा, इसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे। क्योंकि यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट पहले ही समझा चुके हैं और चूँकि वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है तो यहाँ पे हम स्किप कर देते हैं। और फिर देखिए अब कंप्लीमेंट ऑफ सेट थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद वेन डायग्राम तो चूँकि पहले देख चुके हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज होगा वो आप देख लेंगे और उसके बाद वीडियो ख़त्म। तो देखिए कंप्लीमेंट ऑफ सेट में क्या होता है, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, तो ए का पावर यहाँ पे डैश या फिर ए का पावर यहाँ पे सी, ये भी शायद मैंने पहले बता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ से सेट, तो ए का पावर यहाँ पे सी, ठीक है। ए के पावर सी से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डिनोट किया जाता है और ए का पावर डैश इसको भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ही डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे यू या फिर ओमेगा से डिनोट कर रहे थे, ओम से डिनोट कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को एक का पावर एक ए डैश या फिर ए का पावर सी इससे डिनोट करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को। तो यहाँ पे देखिए ए यूनिवर्सल सेट लेंगे एक जिसमें 0 1 2 7 तक एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे ए जो है वो 1 2 3 5 है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ से ए वाले एलिमेंट को, यूनिवर्सल सेट से ए वाले एलिमेंट को हम हटा देंगे। जैसे 1 है तो 1 हटा दिए, 3 है तो 3 हटा दिए, 5 है तो 5 हटा दिए, 7 है तो 7 हटा दिए, और जो भी एलिमेंट बच गया वो ए का कॉम्प्लीमेंट बच गया। तो एलिमेंट क्या बचा, तो 0 2 4 6, तो यहाँ पे 0 2 4 6 ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। होप आपको कॉम्प्लीमेंट भी समझ में आ गया होगा। मतलब यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट है उसमें से ए सेट के एलिमेंट को हटा देने पर ए के कॉम्प्लीमेंट का सेट बन जाता है, ठीक है। अब देखिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, सेट consisting except the element of A is called complement of set A denoted by A dash or A to the power C। सेट consisting except the element of A मतलब वैसा सेट जो कंसिस्ट करता हो जिसमें एलिमेंट हो एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट के एलिमेंट के अलावा जिस सेट में एलिमेंट हो वो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। वो सेट जो होगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा और उसको ए डैश से डिनोट किया जाता है और साथ में ए के पावर सी से भी डिनोट किया जाता है। अब चलिए वेन डायग्राम देखते हैं। अब वेन डायग्राम में देखिए एक यहाँ पे डायग्राम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट इज कॉल्ड बाय सर्कल और रेक्टेंगल इज कॉल्ड वेन डायग्राम। ये आपका वेन डायग्राम का डिफिनीशन पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के ले लेते हैं, ए कोई सेट है, एक स्मॉल ले लेते हैं, ए कोई सेट है, फिर इसमें इसको एक बड़ा सा सर्कल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है एक छोटा सा सेट है और इसको हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट ये हो गया हमारा, और ए एक कोई सेट है जो यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा, ठीक है। तो ये हमारा ये जो पोर्शन होगा ये हमारा सैडेड पोर्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये सैडेड पोर्शन बोलते हैं, ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। ये इस ए सेट के अंदर वाला क्या होगा, हमारा ए का एलिमेंट होगा, लेकिन ए सेट के बाहर और यूनिवर्सल सेट के अंदर ये जो होगा वो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। ए के कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे नोट में थोड़ा सा कंसेप्ट देख लीजिए, एक्स बिलोंग्स टू ए इंडिकेट दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक्स इसमें अगर इस सेट में बिलोंग करता है तो यहाँ पे नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू ए इंडिकेट दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर एक्स बिलोंग्स करता है ए के कॉम्प्लीमेंट से, यहाँ से बिलोंग्स करता है एक्स इस पोर्शन से, तो फिर यहाँ से आपका ये एक्स जो है वो नहीं बिलोंग्स करेगा। तो यही आपको दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखिए अब ए का यहाँ पे थोड़ा सा
पिक्चर बनाते हैं। देखिए ये हमारा ए सेट हो गया, ये बड़ा सा इसके बीच में यहाँ पर ए के कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये टोटल यूनियन ऑफ सेट हो गया। तो यहाँ पे देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट ये हुआ और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब इसके अलावा जो एलिमेंट होगा तो ये हमारा ए होगा। ठीक है, मतलब इस पोर्शन से एलिमेंट अगर हटाते हैं, हटा लेंगे तो ये हमारा बचेगा। ठीक है, मतलब ए का इसका कॉम्प्लीमेंट ये हुआ और इसका कॉम्प्लीमेंट ए है, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ए डैश है, तो ए डैश जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट किसका होगा, ए का। ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे अगर बी है तो यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। फाई का कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा तो यूनियन सेट हो जाएगा। फाई जो है मतलब कुछ भी नहीं है, उसका बाहर का क्या एलिमेंट होगा, तो यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट से बाहर क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये हमारा फाई हो जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है, जितना हो सके मैंने आपको बताया। अगर आपको फिर भी कुछ कंसेप्ट अगर रह गया हो तो प्लीज़ गाइज कमेंट कीजिएगा। आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और भी आपको कुछ चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। आपको कौन कौन से चैप्टर्स के नोट्स चाहिए या फिर कुछ भी PDF या सब कुछ जो भी आपको चाहिए कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग इसको एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।